पृथ्वी को स्पेस से देखने पर वह नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण पृथ्वी पे पाए जाने वाले महासागर हैं। इन महासागरों ने पृथ्वी का 71% पार्ट कवर किया हुआ है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% हिस्सा इन्हीं महासागरों में पाया जाता है। कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आपने सोचा होगा कि महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। आइए जानते हैं महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। महासागरों का निर्माण जटिल और बेहद लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया द्वारा हुआ। महाद्वीप और महासागर विश्व के दो प्रमुख जियोग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं जो पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के लैंडफॉर्म में आते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल है तथा शेष 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर है। संपूर्ण पृथ्वी का 70.8% जल है तथा 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। अभी हमें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी जब नई थी तब वह बेहद गर्म थी, यानी अब से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले धरती के साथ साथ उसकी सतह भी इतनी गर्म थी कि उस पर तरल जल बन नहीं सकता था। उस समय के एटमॉस्फेयर को हम प्रोटो एटमॉस्फेयर यानी आदि वायुमंडल कहते हैं। पर पानी सृष्टि का एक हिस्सा है और सृष्टि के विकास के हर दौर में किसी न किसी रूप में पानी मौजूद रहा। धरती उस गर्म दौर में भी खनिजों के ऑक्साइड और वायुमंडल में धरती से निकली हाइड्रोजन के संयोग से गैस के रूप में पानी पैदा होना आरंभ हो गया था। धरती के वायुमंडल के धीरे धीरे ठंडा होने पर इस भाप ने बादलों की शक्ल ली। इसके बाद लंबे समय तक धरती पे लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। ये पानी भाप बनकर उड़ता और कंडेंस होकर फिर बरसता। इस वर्षा के पानी ने अर्थ के बेसिन्स को भरना आरंभ कर दिया। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स ने पानी को बाहर जाने से रोका। इन्हीं बेसिन्स को आज हम महासागर बोलते हैं। इसी दौरान पृथ्वी की सतह भी अपना रूपाकार धारण कर रही थी। ज्वालामुखी फूट रहे थे और धरती की क्रस्ट तैयार हो रही थी। वैसे तो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के लिए कई थ्योरीज हैं, परंतु दो थ्योरीज फेमस हैं, जिनमें पहली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है। लेकिन इन दोनों में से जो सबसे फेमस है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी की रूपरेखा वैगनार ने 1912 एडी में रखी थी। वैगनार के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश आपस में जुड़े हुए थे और सिंगल लैंडफॉर्म पैंजिया के रूप में विद्यमान थे। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था जिसे वैगनार ने पैंथालेसा कहा। इसका अर्थ है कि सारे महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन महासागरों को मिलाकर एक मेगा ओशन माना गया है।
वैगनार की थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी पर एक ही महासागर है जो 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे अटलांटिक ओशन यानी अंध महासागर, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, आर्कटिक ओशन यानी उत्तर ध्रुवीय महासागर, सदर्न ओशन यानी अंटार्कटिक महासागर। पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज हैं, जैसे लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड, सीज एंड ओशन। पर ज़्यादातर लोग सी और ओशन को एक ही मानते हैं, पर महासागर और सागर दोनों में अंतर होता है। सागर महासागरों का ही एक छोटा हिस्सा होते हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से जमीन से घिरा होता है। लगभग सारे सागर वहां पाए जाते हैं जहां महासागर और जमीन मिलते हैं। हाँ, ये प्रश्न भी आपके मन में जरूर आया होगा कि महासागरों का पानी खारा क्यों होता है। दरअसल नदियों का पानी समुद्र में आके मिलता है और आपने देखा होगा कि कई नदियों का पानी मीठा होता है और कई नदियों का पानी खारा होता है, और इस तरह समुद्र में कई तरह का पानी आकर मिलता है। जब ये पानी इवेपोरेट होता है तो ऊपर जाकर बादल का रूप लेता है और यही बादल बारिश के रूप में नीचे बरसते हैं। बरसते समय ये पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के संपर्क में आकर एसिडिक हो जाते हैं। जब ये पानी जमीन, चट्टानों और पहाड़ों पर गिरता है तो बारिश के पानी में मौजूद लवण मीन सॉल्ट इसमें घुल जाते हैं। जब इन सतहों से नदी का संपर्क होता है तो ये लवण नदी में घुल जाते हैं और ये नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं। नदियों में लवणीय पानी बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए नदियों का पानी खारा नहीं लगता। लेकिन जब कई नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं तो इनका लवण समुद्र में चला जाता है। लाखों सालों से नदियों द्वारा लाया गया ये लवण समुद्रों और महासागरों में इकट्ठा होते आ रहा है और धीरे धीरे पानी को खारा करता जा रहा है। इसके अलावा समुद्र की तल में चट्टानों और ज्वालामुखी से भी समुद्र में लवण घुलते हैं। साथ ही समुद्रों में मौजूद सोडियम और क्लोरीन की केमिकल रिएक्शन से नमक बनता है, जिसके कारण भी समुद्र का पानी खारा हो जाता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस तरह तो समुद्र का पानी निरंतर और ज़्यादा खारा होता चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल समुद्र में मौजूद लवण का इस्तेमाल शल्कधारी समुद्री जीव जंतु अपनी खोल बनाने के काम में लाते हैं। इन जीव जंतुओं के मरने पर ये खोल चूने के पत्थर के रूप लेकर समुद्र की सतह पर आ जाते हैं और भू सतह की हलचल से समुद्र से बाहर निकल जाते हैं। ये वही चूना होता है जिसका खनन करके घरों के काम में लाए जाने वाला चूना इस्तेमाल किया जाता है। इन महासागरों का विस्तार कहाँ तक है, इनमें रहने वाले जीव कौन कौन से हैं और इनके अंदर कौन कौन से रहस्य हैं, इन सब को हम जानेंगे अगले आने वाले वीडियोस में, जो हमारे सामान्य ज्ञान और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम जितने भी महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इन सारे ओशंस के बारे में जानेंगे और अपने ज्ञान को बहुत अधिक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।